हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल है, तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड में होगा और आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपके लिए सीरीज़ हम लेकर के आए हैं। और इससे पहले हम बताते चलें कि जो जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं सारे मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी कि हर चैप्टर से सम्मिलित क्वेश्चन है। तो आज से हम क्या बताने वाले हैं, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन को बताएंगे कि मतलब हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को अलग अलग बताएंगे कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आपको बताएंगे चैप्टर वाइज। और अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें तो आपसे मिस ना होने पाए और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम का चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल का है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है। आपको पहले थोड़ा सा इसमें थ्योरी बता देते हैं। देखिए, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम का चैप्टर है, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि देखिए, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है मतलब कि विद्युत और चुंबक के मध्य संबंध को पढ़ना है, यानी कि किस प्रकार से जो धारा होती है, विद्युत धारा होती है, वो चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करती है या फिर चुंबकीय गुणों को अपने अंदर रखती है, या फिर कह सकते हैं कि किस प्रकार से वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और जो हमारा चुंबक होता है किस प्रकार से विद्युत धारा की भांति व्यवहार करता है या फिर अपने अंदर विद्युत धारा के गुण को उत्पन्न करता है। तो इसमें आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आप ये चीज़ें पढ़ेंगे। और आपको थोड़ा सा इसके टॉपिक के बारे में बता दें कि इसमें जो आपको टॉपिक पढ़ना है कि इससे चुंबक क्या होते हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे आप कि बायो-सैवर्ट लॉ या फिर लेफ्ट हैंड लॉ, तो ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे कि फैराडे का नियम क्या होता है और प्रेरण क्या होता है, अननोन प्रेरण, सॉ प्रेरण, सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो यदि आपके पास बुक होगी तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि थ्योरी इसमें क्या क्या है, तो आपको जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इसमें पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जितने क्वेश्चन बताएं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। और जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ना कि चुंबक की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमारी पृथ्वी होती है भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि इसकी जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा क्या होती है। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया गया नॉर्थ से साउथ की ओर, और ऑप्शन बी दिया गया साउथ से नॉर्थ की ओर, और ऑप्शन सी दिया गया है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी। तो देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, ईस्ट से इन की तरफ होती है, इस प्रकार से होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे चुंबक की, तो देखिए जो चुंबक होता है इस प्रकार से हमारा मैग्नेट जो होता है, अगर ये मान लीजिए इसका एन ध्रुव है और यदि मान लीजिए एस ध्रुव है, तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो मतलब अपोजिट होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है, अपोजिट होती है, मतलब कि एन से एस की तरफ होती है। उसकी जो दिशा होती है क्या होती है, एन से एस की तरफ होती है। जबकि यहाँ पे पृथ्वी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पृथ्वी की जब बात कर रहा है तो मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जाता है कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारा चुंबक है इस प्रकार से, तो इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए ये क्षेत्र है चुंबक के चारों ओर का जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव कर रहा है, यानी कि कोई चुंबक यदि हम रख रहे हैं तो वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है, यानी कि चुंबकीय पदार्थ को मान लीजिए कुछ रख रहे हैं, लोहा रख रहे हैं या फिर और कुछ रख रहे हैं, तो उसमें भी एक चुंबकीय गुण आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रभाव कहलाता है, वो जो गुण आ जा रहा है किस प्रभाव के कारण आता है, तो वो गुण जो आता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जाता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन ए विद्युत क्षेत्र दिया गया है, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन बी बलागुण दिया है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ये तो होगा ही नहीं। तो विद्युत क्षेत्र देखिए क्या होता है, इसमें विद्युत प्रभाव को विद्युत क्षेत्र मतलब कि यहाँ पे विद्युत का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अलग चीज़ है, विद्युत से संबंधित चीज़ है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। बाकी यहाँ पे चुंबक से संबंधित है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्या है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा
चुंबक के बाहर होती है। तो देखिए दोस्तों, जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है वो चुंबक के बाहर क्या होती है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन ए दिया गया है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, ऑप्शन बी दिया गया साउथ से नॉर्थ पोल की ओर, और ऑप्शन डी दिया गया है दोनों, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, जो चुंबक की बल रेखाओं की दिशा होती है चुंबक के बाहर, कहने का मतलब यदि इस प्रकार से हम चुंबक को बना दें और यहाँ पे इसको एस ध्रुव मान लें और इसको एन ध्रुव मान लें, तो देखिए चुंबक का अंदर का क्षेत्र है वाला और ये जो है बाहर का क्षेत्र है सारा। तो देखिए दोस्तों, चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। किधर होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन में ए दिया गया है नॉर्थ से साउथ पोल की ओर, तो यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और साउथ से नॉर्थ पोल की ओर, जैसा कि हमने बताया, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की होती है। तो जब पृथ्वी का पूछेगा तो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। अभी इस टाइम क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें नॉर्थ से पोल वाला सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी दोनों तो होगा नहीं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 की चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर होती है। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर पूछ रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है चुंबक के अंदर क्या होती है। तो ऑप्शन को आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ए दिया गया साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ऑप्शन बी दिया गया है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और ऑप्शन सी दिया गया है ईस्ट से वेस्ट, और ऑप्शन डी दिया गया है नॉन ऑफ दिस। तो देखिए दोस्तों, जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर होती है, अगर हम ये मान लें कि हमारा एस ध्रुव है चुंबक का और ये हमारा एन ध्रुव है, तो अंदर की बात कर रहा है मतलब यहाँ पे। तो देखिए बाहर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। बाहर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। जबकि अब अंदर की बात कर रहा है तो साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, मतलब अंदर इस प्रकार से होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आपको समझ में आया होगा। बाकी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसमें रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है हाँ, और ऑप्शन बी दिया गया है कभी नहीं, और ऑप्शन सी दिया गया कुछ कह नहीं सकते हैं, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, यानी कि यदि हम इस प्रकार से एक चुंबक बनाएं और ये हमारा एस ध्रुव है, ये हमारा एन ध्रुव है, तो यदि हम यहाँ पे इसके बल रेखाओं को दिखाएं, चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से जाती है, तो ये जो चुंबकीय बल रेखा होती हैं क्या एक दूसरे को काटती हैं, मतलब इस प्रकार से काटती हैं? कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर काटेंगी तो इनके दो ध्रुव कभी बनेंगे नहीं, यानी कि एन एस ध्रुव कभी बनेंगे नहीं, एक ही ध्रुव बनेंगे, तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे आशा करते हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरा प्रयास करेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है उसे दर्शाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है उसे हम दर्शाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया विरल क्षेत्र रेखा से, ऑप्शन बी दिया गया खाली स्थान से, और ऑप्शन सी दिया गया है सघन रेखा से, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है जिस स्थान पर, जैसे कि यदि हम इस प्रकार से एक चुंबक बनाएं और यहाँ पे इसके एस ध्रुव को और इन ध्रुव को प्रदर्शित करें और यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दिखाएं, तो देखिए यहाँ से इस प्रकार से जाएंगी और यहाँ से इस प्रकार से जाएंगी, तो इस प्रकार से सारी बल रेखाएं निकलेंगी। तो दोस्तों देखिए, और यहाँ पे आकर के ऐसे मिलेंगी इस प्रकार से। तो दोस्तों देखिए, अब जहाँ पे बल रेखाएं ज़्यादा होंगी, मतलब वो हमारा कौन सा क्षेत्र होगा, सघन वाला क्षेत्र होगा, यानी मतलब यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव पर क्या होगा, बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है उसे हम दर्शाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है उसे हम सघन क्षेत्र से दर्शाते हैं। और आपको बताते चलें कि जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, यानी कि कहाँ पे अधिक होती है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस ध्रुव पर अधिक होती है, तो होती है ध्रुवों पर, मतलब किस जगह पे अधिक होती है चुंबक में, तो होती है हमारे साथ ध्रुवों पर, यानी कि यहाँ पे एस ध्रुव या फिर एन ध्रुव, यहाँ पे क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है बजाय इन खाली क्षेत्रों के स्थान पर, मतलब ध्रुव से दूर स्थान पर रेखा कम होती है, जबकि ध्रुव पर रेखाएं ज़्यादा होती हैं। तो
क्वेश्चन इस प्रकार से यदि पूछता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो अधिक होती है ध्रुवों पर होती है या फिर काले स्थान पर होती है, तो उसमें यदि ध्रुवों पर ऑप्शन दिया गया है तो वो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा कि हाँ ध्रुवों पर अधिक होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको और समझ में आया होगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है उसे दर्शाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है उसे हम दर्शाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अधिक रेखा से, ऑप्शन बी दिया गया है कम रेखा से, ऑप्शन सी दिया गया है खाली जगह से और ऑप्शन डी दिया गया है सभी से। दोस्तों देखिए, जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है, यानी कह सकते हैं इस प्रकार से कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रकार से हमारी ये मान लीजिए एन ध्रुव है, ये मान लीजिए एस ध्रुव है, तो चुंबकीय बल रेखा हमारी इस प्रकार से यहाँ से यहाँ पर गई। देखिए, जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखा मान लीजिए यहाँ पे कम होगी, क्योंकि यहाँ से निकल रही मतलब यहाँ से ज़्यादा होगी, यहाँ पे पहुँचेगी तो कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि जो तीव्रता कम होती है उसे हम कम रेखा द्वारा दर्शाते हैं, यानी कि वहाँ पे कम रेखाओं को दिखाएंगे जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। तो यहाँ से इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया यहाँ पे कि किसी चुंबक का हमारे दैनिक जीवन में यूज है। तो दोस्तों देखिए, चुंबक का आपके दैनिक जीवन में क्या क्या यूज़ है आपको पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है। तो बाकी देख लेते हैं आंसर क्या है कि इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑप्शन बी मोटर्स में और ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स जनरेटर में और ऑप्शन डी सभी में। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा चुंबक का हमारे दैनिक जीवन में जो यूज़ है वो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, मोटर में भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स जनरेटर में भी है। जैसा कि आपको पता है स्पीकर में भी हम यूज़ करते हैं और कंप्यूटर के हार्डवेयर में भी हम आजकल चुंबक का यूज़ करते हैं। तो अगर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है तो आप ऑप्शन को अच्छे से करिएगा। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन डी सभी दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर में भी करते हैं, मोटर में भी करते हैं और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करते हैं, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि आर्स्टेड ने प्रयोग किस सन में किया था। तो दोस्तों देखिए, जो वैज्ञानिक आर्स्टेड ने इन्होंने एक प्रयोग किया था विद्युत धारा कि क्या विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आर्स्टेड वैज्ञानिक ने जो प्रयोग किया था ये कब किया था, इसको आपको ऑप्शन में बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है 1880 में, ऑप्शन बी दिया गया 1820 में और ऑप्शन सी दिया गया 1800 में और ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज में। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आर्स्टेड वैज्ञानिक जो थे हमारे, इन्होंने प्रयोग जो किया था कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो 1820 ईस्वी में किया था। तो इसीलिए ऑप्शन बी से हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि गतिमान आवेश यानी कि विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या प्रयोग किया था। तो इसका आंसर तो आपको आ ही रहा होगा। अभी हमने बता ही दिया कि जो गतिमान आवेश होते हैं यानी कि विद्युत धारा जिनके द्वारा प्रवाहित होती है तो उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये जो प्रयोग किया था किसने किया था, ये हमारे वैज्ञानिक आर्स्टेड ने किया था, अभी जो हमने बताया। तो न्यूटन सर नहीं होंगे, थॉमसन सर भी नहीं होंगे और इसमें ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, कोई ना कोई होंगे, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बायोसेवर्ट का सही संबंध है। तो बायोसेवर्ट जो हमारा लॉ है, जिसको हम लैप्लास लॉ भी कहते हैं या फिर एम्पियर लॉ भी कहते हैं, तो इसमें सूत्र को बताना है आपको कि बायोसेवर्ट का जो नियम है क्या है इसमें। तो दोस्तों देखिए, जो बायोसेवर्ट का नियम है यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है डेल्टा बी बराबर न्यू अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया गया है डेल्टा बी न्यू अपान 2 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया गया है डेल्टा बी बराबर न्यू अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ऑप्शन डी दिया गया सभी। तो दोस्तों देखिए, जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बायोसेवर्ट नियम का सही संबंध जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, जो हमारा डेल्टा बी बराबर न्यू अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर है, तो वही हमारा सही हो जाएगा। और आपको थोड़ा सा इसमें बताते चलें कि जो बायोसेवर्ट का नियम है वो कैसे कब यूज किया जाता है। तो देखिए, बायोसेवर्ट का नियम हम चुंबकीय क्षेत्र कोई चालक है, एक समान धारावाही चालक है, तो उसके अल्पांश के कारण यानी कि छोटे से भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हम बायोसेवर्ट के नियम से यानी कि इस फार्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे धारा है, डेल्टा एल जो है अल्पांश लंबाई है, साइन थीटा जो है
घटक दिए जाते हैं और यहाँ पे आर जो है मतलब चुंबकीय क्षेत्र जहाँ से हमें ज्ञात करना है बिंदु और इनके बीच की दूरी होती है, जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है और जहाँ से ज्ञात करना होता है उनके बीच की दूरी जो होती है आर होती है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यदि क्वेश्चन आता है तो इसका जो आंसर करेंगे ऑप्शन ए वाला करेंगे। और बाकी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। तो किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हम देखिए किस नियम से ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ऑप्शन बी बायो-सैवर्ट के नियम से, ऑप्शन सी स्क्रू गेज के नियम से, ऑप्शन डी सभी से। दोस्तों अभी इसके पहले हमने बताया कि जो बायो-सैवर्ट का नियम यूज करते हैं हम किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसीलिए बायो-सैवर्ट का नियम वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निर्वात की चुंबकशीलता न्यू का मान होता है। तो निर्वात की चुंबकशीलता जिसे हम न्यू नॉट कहते हैं उसका मान क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 4 पाई गुणे 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया गया है 2 पाई गुणे 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी दिया गया है कि 9 गुणे 10⁹ न्यूटन और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है न्यू नॉट का जो मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है कि न्यू की बीमा होती है, जो निर्वात की चुंबकशीलता होती है न्यू जो होता है उसकी बीमा क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है ML_T A-2 और ऑप्शन बी दिया गया है ML2T-2 A-3 और ऑप्शन सी दिया गया है MLT-2 और ऑप्शन डी दिया गया है MLT3-A-1। तो देखिए जो हमारा न्यू की बीमा होती है निर्वात की चुंबकशीलता की जो बीमा होती है वो MLT-2 A-2 होती है, यानी कि यहाँ पे जो ए होता है एम्पियर का मात्रक होता है धारा का, और यहाँ पे टी समय होता है, एल लंबाई होता है, एम क्या होता है हमारा द्रव्यमान होता है। तो यहाँ से MLT-2 A-2 यहाँ पे इसका निर्वात की चुंबकशीलता का सही बीमा हो जाएगी। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या है कि न्यू का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है। तो देखिए जो न्यू का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है किलोग्राम मीटर सेकंड -2 (10⁻²) और यहाँ पे क्या है किलोग्राम मीटर इनवर्स, और ऑप्शन सी दिया गया है न्यूटन पर मीटर और ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो न्यू का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है वो हमारा किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर (10⁻² होता है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको इसका मात्रक याद है तो आप इसकी बीमा को भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि देखिए किलोग्राम की जो मात्रक हम लिखते हैं किलोग्राम को द्रव्यमान में लिखते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे एम लिख दिया, और यहाँ पे मीटर को लंबाई में लिखते हैं तो इसे हमने यहाँ पे एल लिख दिया, समय को टी में लिखते हैं तो हमने T⁻² लिख दिया क्योंकि S⁻² था यहाँ पे, और ए को ए में मतलब एम्पियर को ए में ही लिखते हैं तो यहाँ पे ए हमने लिखा, और -2 देखिए यहाँ पे था तो हमने -2 यहाँ पे लिख दिया। तो मतलब कहने का सीधा सीधा यहाँ पे ये है कि यदि आपको इसका न्यू यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता का एमकेएस पद्धति में मात्रक पता होता है तो आप इसकी बीमा को भी अच्छे से याद कर सकते हैं। और बीमा याद करने का एक ट्रिक्स बताएं तो आप बीमा इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे MLT-2 A-2 है तो यहाँ पे देखिए m की घात 1 l की घात 1 यानी कि यहाँ पे 1 -2 यही तो है लिखा है यहाँ पे इसकी घातें, तो मतलब 11 - 22 ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि न्यू की जो बीमा होती है 11 - 22 होती है। -22 मतलब -2 तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से बीमा को याद कर सकते हैं। बाकी और याद करने का जो फार्मूला बेसिक सा आपको पता ही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का जो न्यू का एमकेएस मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या है कि बायो-सैवर्ट लॉ लैप्लास नाम से जाना जाता है। देखिए जो बायो-सैवर्ट का नियम है हमने अभी बताया था इसके पहले कि जो बायो-सैवर्ट का लॉ होता है वो लैप्लास लॉ या फिर एम्पियर्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो बायो-सैवर्ट का जो नियम था कि एकांक धारावाही चालक के एकांक अल्प लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, वो जो लैप्लास नाम के वैज्ञानिक थे या फिर एम्पियर नाम के वैज्ञानिक थे इन्होंने भी कुछ इसी प्रकार से
नियम को सॉल्व किया था। तो इसीलिए बायर-सैवर्ट लॉ को लैप्लास नाम से भी जाना जाता है या फिर एम्पियर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए नहीं और ऑप्शन बी हाँ और ऑप्शन सी हो सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि जो बायर-सैवर्ट लॉ है लैप्लास लॉ के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा और इसमें सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि निर्वात की चुंबकशीलता व विद्युतशीलता से संबंध होता है। तो देखिए, जो निर्वात की चुंबकशीलता होती है और विद्युतशीलता होती है, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट जिसे हम विद्युतशीलता कहते हैं, तो इनके बीच और निर्वात की चुंबकशीलता यानी कि न्यू के बीच क्या संबंध होता है, तो आपको बताना है। देखिए, इसमें ऑप्शन ए दिया गया है न्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c² और ऑप्शन बी दिया गया है सी बराबर 1/√ न्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट और ऑप्शन डी दिया गया है दोनों और ऑप्शन डी दिया गया है दोनों नहीं। तो दोस्तों देखिए, इसमें ऑप्शन सी यानी दोनों हो जाएगा। कैसे दोनों हो जाएगा, यदि आप इसको सॉल्व करते हैं न्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c² को, यानी c² जब ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, कहने का मतलब 1/ न्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट और c² ऊपर जाएगा और जब स्क्वायर इधर आएगा तो मतलब यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो 1/ न्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस चीज़ को हम इस रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी यानी दोनों होंगे, संबंध क्या होंगे, दोनों होंगे। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में ये वाला ऑप्शन दे देता है तो आप ये वाला करके आइएगा और अगर ये वाला देता है ये वाला करके आइएगा। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को इस टाइप से बनाया है। और बाकी एक बात आपको बताते चलें कि जो आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है वो भी चुंबकीय जो हमारा चैप्टर, इसमें चैप्टर नंबर 5 जो है वो भी इसी नाम से है, स्थिर चुंबक के नाम से। तो ये जो क्वेश्चन सारे आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो बाकी इसका जो आगे का वीडियो है अगले चैप्टर में बताएंगे आगे क्वेश्चन को। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आपके सारे साथी हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।